हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मोंक मिशन। दोस्तों, आज हमारे साथ नए मेहमान अजय कुमार जी हैं, जो जाति तोड़ो बहुजन समाज जोड़ो यात्रा में निकले थे काफ़ी समय से और आज ये पहुंचे हैं हमारे स्टूडियो में। तो आज हम इनसे बात करते हैं कुछ ही गंभीर मुद्दे पर, जो कि बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो नमस्कार अजय जी। नमस्कार। जैसे कि बिहार में एक समय एक आंदोलन हो रहा है और वो एक व्यक्ति है भरत तिवारी, जिसका भी फिलहाल में एनकाउंटर हुआ है। उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और उससे पहले पता लगता है कि गोलियां भी चलाई हैं। तो ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? एनकाउंटर तो जब भी सत्ता अपने खिलाफ किसी भी बात को देखती है, किसी व्यक्ति विशेष को देखती है, तो नॉर्मल जब उसके हाथ के कंट्रोल से बाहर चीज़ें होती है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, तो एनकाउंटर कर देती है। ये पहला मुद्दा तो है नहीं यहाँ पे भाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में कई ऐसे एनकाउंटर हुए और कई ऐसी बेबुनियादी गिरफ्तारियां हुई लोगों की, जिनका कोई मसला, कोई मकसद कुछ भी नहीं था। जैसे उमर खालिद है, अभी तक जेल में ही है, तो उमर खालिद का ट्रायल भी शुरू उन्होंने नहीं करा और वो अपना उसको जेल में उन्होंने रखा हुआ है। और आप देखेंगे पीछे भी, जब यानी लगभग ये रहा होगा 2023 के आसपास भी, इन्होंने ऐसे ही कुछ मुस्लिम एजेंडा बनाने के लिए, 24 का चुनाव था, तो ऐसे एजेंडा बनाने के चक्कर में इन्होंने आजमगढ़ से 2 लड़के उठा करके हाईवे से लेकर आए और उसको रात को लखनऊ में इन्होंने एनकाउंटर बोल करके ढेर कर दिया। जबकि उसकी वीडियो में आता था कि इन्होंने वहाँ ATS की टीम में बकायदा ये लखनऊ से और आजमगढ़ से उठा के लेकर आए थे, वहाँ की वीडियो में आ रहा था। हमने उसकी फैक्ट फाइंडिंग करी, हमने प्रेस क्लब में हमारे साथी रहे हैं तो उनके साथ में मिलकर हमने इस पे भाई एक रिपोर्ट जारी करी कि ये फर्जी इनकाउंटर। अब बिहार के अंदर का जो मामला है, जैसे भरत तिवारी का जो मामला है, वो भोजपुर जिस जगह से आते हैं, जहाँ उनका गांव है दूसरा, तो वहाँ गांव में क्या बात है कि वो गांव बिल्कुल नदी के बगल वाला है। तो वहाँ कटान में काफ़ी समय, 2 साल से लगभग से वो इस बात को उठाता रहा कि भाई हमारे गांव की ज़्यादातर घर ज़मीनें ये सब पानी में बहती जा रही है, इसको लेके प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। उसने उसमें यात्राएं वगैरह भी उसने करी, लोगों से मिला, आश्वासन मिला। युवा खून था, तो युवा का एक हमेशा हम सबका भी रहा कि एक आपका थोड़ा आक्रामक नेचर रहेगा, आप ज़्यादा उम्मीद करेंगे लोगों से। लोगों ने झूठ बोला या किसी ने कुछ वैसी बात कर दी, और वो सामाजिक तौर पे काम कर रहा था, तो उसके ये दिमाग में छवि बन गई थी कि भाई किसी ने वादा करा तो पूरा करेगा। हमारे गांव की समस्या यहाँ पे जो और जातियों के लोग हैं, इन विशेष जाति के लिए नहीं कर रहा था, और भी जो जाति के लोग हैं भाई उनको भी सबको फायदा मिले और उनका जो घर बर्बाद हो रहा है कम से कम उनको कुछ ना कुछ रियायत मिल जाए। वो तो मिल नहीं रही थी। तो 2 साल तक जब ये लगातार चलता रहा, फिर थोड़ा विरोध उसका ज्यादा हुआ। बिल्कुल। तो उसके घर पर पुलिस आधम की, पुलिस ने उसके माता पिता के सामने उसके ऊपर हाथ भी अच्छा। तो वहां पे उसने भी वो पुलिस का एक कॉलर पकड़ा, ऐसा एक वीडियो में देखने को मिला है। अच्छा। उसके फादर, उसकी मदर, ऐसे करके 3-4 पुलिस वाले उसको घेरे हुए हैं, वो उसको मार रहे हैं, फिर उसके फादर भी, फिर वो जाके उनके साथ भिड़ जाता है। अच्छा। तो यहाँ से टर्न लेता है कि वो उसने समझा कि भाई ऐसे तो कुछ होगा नहीं, कि वो भगत सिंह का जो स्लोगन है, भगत सिंह ने जहाँ से प्रेरित होकर इस स्लोगन को बढ़ाया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज होती है। बिल्कुल। तो उसने भी वही छोटे स्तर पे अपना उसने एक पिस्टल ली अपना बात को मनवाने के लिए, उसने इसका सहारा लिया। अब वो जब सरेंडर कर रहा है, समय के वीडियो में भी क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो वादा किया वो पूरा करोगे, है ना, ये जो शोषण हो रहा है इसको खत्म करोगे, और मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ
हाँ वो बहुत साफ तरीके से उसने सरेंडर करा। ठीक ठीक है। भारतीय न्यायपालिका में भारतीय संविधान के तहत भाई अगर इंसान खुद सरेंडर कर रहा है तो आप उसको कानूनी रूप से कोर्ट ले जाएंगे। कोर्ट में जो उसकी सजा होगी, जुर्माना होगा, जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट के बाद में वो अपना भाई आगे की लड़ाई लड़ेंगे जैसे लड़ेंगे। पर पुलिस का काम इतना है कि आपको उसको, अगर उसने सरेंडर करा तो आपको उसको गिरफ्तार करना चाहिए और कोर्ट में जाकर पेश कर देना चाहिए कि भाई इसका ये मामला है। नहीं तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि उससे पहले उसने गोलियां भी चलाई हैं। नहीं, वो हमारे पास है वीडियो एक ऐसी कि उसमें पहले वो अपनी छत पे खड़ा हो रहा है और सामने पुलिस की जिप्सी खड़ी है और उसमें वो गोली मार रहा है। देखो ठीक है, वो पहले की घटना, उसके बाद उसने सरेंडर किया हुआ है। ये सारा मामला 3-4 घंटे का है। अच्छा, ये कोई ऐसा 4-5 दिन तक ये नहीं चल रहा था कि अच्छा वहाँ युद्ध चल रहे थे। ये 3-4 घंटे के मामले की अंतराल की बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, उतने में ही उसका सरेंडर भी है। ठीक है, तो क्या है कि पुलिस वाले जब उसके घर आते हैं, जब जानबूझ करके उसके घर का घेराव करने लगते हैं, है ना, बंदूक दिखाते हैं। तो वीडियो तो हमने भी देखी है। ठीक है, उसने एक फायर करी है। ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष पे मार वो दूर से उसने मतलब डराने वाली उस पे भाई बात को मनवाने वाली बात है कि कुल मिला करके प्रशासन अब सतर्क रहे। और उसके बाद तुरंत वहां से निकल के थोड़ी दूर 2 किलोमीटर लगभग गया होगा। वहां पे फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने सबने उसे घेर लिया। फिर भी उसने फिर वीडियो बना करके जो जो उसके मुद्दे थे, जिस मामले की, जिस बात को लेके वो लोगों के बीच 2 साल से जा रहा था, वही बात उसने वहां कही कि आपने जो वादे करे हैं उस वादे को पूरा करने का काम किया जाए। उसने बकायदा पुलिस के सामने अपनी पिस्टल सरेंडर फेंक दी कि लो भाई मैंने हथियार छोड़ दिया। और उतने ही 1-1.5 घंटे बाद जब उसको पकड़ के ले गए तो उसके 4 गोली मार दी, 2 जांघ में 2 पैर में। भाई ब्लड ज्यादा निकलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात तो वीडियो में बोल ही रहा था। एक और वीडियो है उसका, वो उस वीडियो में बोल रहा है कि भाई क्रांतिकारियों को मरना या मारना होता है। तो अब हो सकता है कि शहादत दिवस का समय आ ही गया। तो एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जैसे कि आंदोलन उसने स्टार्ट किया कि लोगों के बीच में जाकर लोगों से मिला, उसके बाद उसने सरेंडर भी किया, उसका एनकाउंटर भी हुआ। तो जो लोग उसके मरने के बाद इस समय जन सैलाब हुआ पड़ा है और वीडियो में देखा भी जा रहा है कि लोग जो है बंदूकें निकाल के गोलियां चला रहे हैं बीच में खड़े होकर, उसको मतलब उसे कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नोटिस की जा सकती है, हालांकि हमें चैनल पे नहीं करनी चाहिए, मगर एक उसमें जातिवाद थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक ब्राह्मण होने की वजह से लोग उसके साथ में हैं। क्योंकि ऐसी ही कुछ घटनाएं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो नक्सली जो होते हैं भाई वो भी तो अपनी ज़मीन जायदाद के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए हथियार उठा लेते हैं, मगर यही समाज उन्हें नक्सली कहता है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं तो ये खुश होते हैं। मगर यही सेम घटना यहाँ पर हो रही है। तो इन दोनों में कुछ जातिवाद से नजर नहीं आ रहा आपको? देखो ऐसा है, जातिवाद में जब भी चीजें फंसेगी, आदमी का कद छोटा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो कोई, ठीक है। उधर जो आदिवासियों की जो लड़ाई है, उसमें भी जब देखोगे, जब शहादत हुई तो भारी संख्या लोगों की थी। इसमें भी जो शहादत हुई भारी संख्या लोगों की थी। दोनों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। भरत तिवारी एक अलग लेवल है। वहां का संघर्ष जो आदिवासी को, जिसको आप मिक्स कर रहे हो, वो अलग तरह का संघर्ष। मगर इनमें दोनों में नाम चेंज क्यों हो रहे हैं? एक में क्रांतिकारी कहा जा रहा है और दूसरे में नक्सली कहा जा रहा है। तो ये भी तो चीजें हैं ना। क्रांतिकारी क्या, वो तो स्टार्टिंग से तो उस लड़के को भी पागल बता रहे। ठीक है, बिल्कुल, पर वो था तो नहीं। ठीक। और हाँ, नक्सली का मतलब भारत देश के अंदर जो सत्ता है, वही प्रशासन है, उसने एक नाम गढ़ रखा है कि जो हथियारबंद तरीके से लड़ेगा, माओवादी नक्सलवादी हो। ठीक है, ऐसे हो। बिल्कुल। तो उसका एक नाम गढ़ा हुआ है। अच्छा। कि जैसे आपका आइडेंटिफाई है, आपका चैनल का नाम है मॉन्क मिशन। ठीक है ना।
तो आपको अब मैं कहने लगूं कि नहीं, आपका मिशन मॉन्क हो गया, नाम चेंज मतलब ऊपर का नीचे, नीचे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। हाँ पर मूल भावना क्या है कि आप संघर्ष में हैं। हाँ बिल्कुल आपकी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। बिल्कुल। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जितना जातिवाद की हम बात करेंगे, है ना, आप देखेंगे ब्लू पैंथर के बारे में आपने पढ़ा है ना, उसमें ब्लू आप पैंथर देखेंगे तो उसके लोगों में भी यही जज्बा था कि वो लड़ाई कर रहे थे अपने हक अधिकारों के लिए। अब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि कानपुर में एक मंदिर में जैसे दिखाया जा रहा है कि आप गए स्नान कर रहे हैं, वहाँ पिटाई हो रही है, क्यों आप जा रहे हो? और जा रहे हो तो अगर इतनी हिम्मत है तो आप भी हाथ छोड़ो, ये तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। पर क्या है कि ये जो भी जो बहुजन समाज के अंदर का जो कैडर है, हाँ वो घोर जातिवादी है। अच्छा घोर जातिवादी, वो चाहे कितना भी अपने आप को छुपा करके अपनी अंतर अंतर तरीके से चाहता हो कि मैं इसको छुपाऊं और इसको उजागर करूं, यानी कि अंदर उसके जो जातिवादी मानसिक का जो दबाव है और वो जो गंध है वो भरी हुई है अंदर, उसे छुपा कर रखना चाहता छुपा के ऊपर वो जो इत्र फेंक रहा है चारों तरफ, हाँ, बहुजन समाज एक, बहुजन समाज एक हो, वो इत्र काम नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर तो जातिवादी है। और इसलिए ही हर एक चीज को हम सत्ता के खिलाफ ना देखकर हम केवल और केवल ये देखते हैं कि ये तो जाति का मामला है, अच्छा ये लड़का कोई जाति का मामले का है। हाँ वैसी बात को तो फूले ने कहा कि जो संघर्षों क्रांतियों में आए उनकी जाति मत देखो। अच्छा वो तो नहीं देखा आपने, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति दहन किया तो पहला हाथ किसका था? दहन करवाने वाला, दहन करने में पहला हाथ किसका था? वो भी ब्राह्मण का था, ब्राह्मण का, है ना। तो ब्राह्मणों ने ही जलाई थी वो, ब्राह्मणों ने पहले जब उन्होंने जलवाई बकायदा खड़े कर। अच्छा ये तो बात आपको शायद बहुजन समाज के लोग बता दें जो ज्यादा पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि आप किसी भी बात को कहने के लिए या किसी को समझने के लिए आपको अपना दायरा तय करना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा पे हो भी नहीं हो, है ना। ये भटकाव पैदा करके तो ऑलरेडी भटकाव में है ही, सारी सत्ता वत्ता के खिलाफ जो खिलाफत बगावत होनी चाहिए थी वहां सब अवसरवादी, घोर अवसरवादी हो गए। सब उससे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं कि हमें कुछ इसमें मिल जाए, हम सत्ता के साथ में थोड़ा ठेका पट्टा ले लें, है ना। फिर बहुजन समाज के गीत गाएं, फिर अम्बेडकर जयंती पे ढोल नगाड़े बजाएं, फिर जाएं और फिर डीएम से या फिर विधायक से कुछ जुगाड़ हमारा हो जाए, कुछ पार्षद का मामला हो जाए, है ना। तो ये सब घोर अवसरवादी चीजें, ये लंबे समय तक चलेगी नहीं। पर इसलिए आप अभी देखोगे भी कि भरत तिवारी का जो मामला है भाई, वो सीधा सीधा सत्ता के खिलाफ था। आप आरएसएस को देखिए, आरएसएस के अंदर क्या है, बहुत सारे जाति के लोग हैं, सब मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल। पर यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ क्या दिक्कत है? बस यहाँ दिक्कत है कि ये जो, क्योंकि हम साम्राज्यवादी ताकतों से घिरे रहे, फिर खंड खंड में जो हम थे ना, छोटे छोटे किले बने, तो वहाँ राजा पाट तो हमारे जैसा तो था नहीं लोगों का। पर यह कि उनको हमेशा दिमाग में एक सेंटिमेंट है जो जातिवाद है, वो उनका यह है कि जैसे मैं, ये छोटी जाति के लोग हैं, इनका राजा मैं बन जाऊं, अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास हो, हाँ। फिर इनमें अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद हो या इनकी कहीं और बाहर लड़ाई हो, तो ये मेरे पास है, अच्छा। बाहर वाला भी देखेगा कि भाई इनमें कौन इनका नेता है जो इनको नेता कौन शांत कर ले, जैसे बच्ची का रेप कर दे, किसी को पिटाई कर दे, तो SC/ST ना लगे, ये ना लगे, तो उसके लिए बचाव के लिए देखते हैं कि इसका लीडर कौन है, वो उससे मैनेज नहीं करता है, लीडर से मैनेजमेंट करता है कि कितना देना है, लेना है। और वो जो बड़ा लीडर है वो हमेशा अपने उसको कि चलो अपने ही हो, समझ जाओ, मतलब बात को दबा देता है, और उसकी बात ज्यादा मान लेते हैं, मान मिल जाती है।
भाई वो सही बात क्योंकि है। वो तो उतने सक्षम है नहीं, हाँ तो वो ये सोचते हैं जो लीडर ने कहा वो ठीक है। हाँ, कि जो हमारा हाँ जो भाई साहब है, भाई साहब हाँ की 4 गाड़ी हो, 5 हाँ गाड़ी हो हाँ और अच्छा घर बना हो, हाँ हाँ तो हाँ, भाई साहब जो बोलेंगे वही अच्छा वही ठीक है बाबा है ना। पर बाबा साहब अम्बेडकर हम्म की आवाज तो इसलिए सुनते हैं हम्म, कि वो अब है नहीं। हाँ अगर वो सामने होते तो उनकी आवाज थोड़ी सुन रहे होते हैं आज। हाँ भाई बाबा साहब तो जब 4 बच्चे उनके एक्सपायर हो गए आर्थिक हाँ तंगी के कारण, हाँ पूरा हाँ जीवन आर्थिक तंगी में हम्म, बीता। और बहुत बुरी स्थिति, खाने को भी हाँ हाँ दिक्कत, कई जगह संघर्षों में जीवन चलता रहा। हाँ पर बाबा साहब की बातों को मानने वाले उस समय कम लोग थे, हम्म, होते तो उसी समय क्रांति कर डालते हैं सब लोग। तो उस समय भी और इस समय में कोई खास अंतर नहीं। कुछ भी आपको ना अंतर नजर नहीं आ रहा है। ये अंतर नहीं है, ये थोड़े बड़े हो जाना, थोड़े घट जाना, अच्छा और बड़े नेटवर्क, बड़े स्तर का हाँ पूंजीवाद फैल रहा है और उसमें छोटे 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 पूंजीपति या कोई करोड़ 2 करोड़ का आदमी, इससे कोई तय नहीं होता कि आप बहुत बड़े लेवल के आदमी हैं। अच्छा समानता ऐसे तय नहीं हो सकती है ना। समता की जो आजकल रैलियां चल रही है, कभी सम्मान की चल रही है, तो इनसे कुछ तय नहीं होता। आपको असल में वैचारिक तौर पर देखना पड़ेगा कि आप बाबा साहब के विचारों के साथ हैं, बाबा साहब के विचारों के साथ हैं, तो फिर आप फूले और बुद्ध के विचारों के साथ हैं, कबीर के विचारों के साथ हैं। और जब इन दोनों के साथ में हैं तो फिर आपको कार्ल मार्क्स के विचारों पे भी आना ही पड़ेगा। अच्छा उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। भाई रिसाइकिल का जो मोड़ है वो तो कार्ल मार्क्स पे आके रुकेगा ही रुकेगा, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा मार्क्स तो आके रहेंगे, क्योंकि मजदूर वर्ग कौन है? यही समाज। अच्छा, मार्क्स इस थ्योरी को बहुत क्लियर तरीके से कहते हैं कि आप मजदूर हैं तो मजदूर है, आपका वर्ग है मजदूर, हाँ उसके ऊपर जो आपका शोषण करेगा, हाँ। सारे मजदूर वर्ग को एक होकर उस लड़ाई लड़े। अच्छा, अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हाँ, भरत तिवारी वाले मामले में भी यही है। अच्छा। कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा थोड़ी कि उसका घर डूब रहा है। हाँ, डूबेगा, डूबेगा तो पूरे गांव का डूब रहा है। पूरे गांव का डूब रहा है। हाँ। लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? पूरे गांव के लिए लड़ रहा है। हाँ। आज तभी तो जब वो उसकी डेड बॉडी आती है तो हरी मार देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे खड़े। हाँ, काफी ठीक है। हाँ। लोग छोटे छोटे गुटों में हाँ। लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ। उन्होंने वहां का मेन हाईवे भी जाम कर दिया। हाँ हाँ। तो तब भी तो पुलिस गोली लेके सामने मार रही है। वही काम उसके साथ किया होगा, सामने सामने गोली चला रही है। हाँ। जनता के ऊपर। तो आप इस बात को बिल्कुल, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आपको इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए कि उसकी जाति क्या है। अच्छा, यहाँ पे जाति नहीं देखनी चाहिए। जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसकी लड़ाई तय कर रही है। हाँ। कि वो किस पक्ष की ओर है। अच्छा, है ना। उसका संघर्ष तय कर रहा है कि वो किसके लिए लड़ रहा है। बुद्ध ने भी मानवता की लड़ाई लड़ी, ये भी मानवता की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने भी मानवता की लड़ाई लड़ी, फूले ने पूरे जीवन लड़ाई लड़ी। तो फिर हमें क्या दिक्कत है ये सब कहने में कि भाई अगर एक व्यक्ति जो शहीद हो गया है, जो लड़ाई लड़ रहा था इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ में, जहां पे आज का मध्य दलित वर्ग कॉम्प्रोमाइज करके अवसरवाद के तहत कुछ लेना देना चाहता है। होता है ना कि सरकारी अधिकारी, किसी के घर जाओगे तो सरकारी अधिकारी तो 4-5 हजार रुपए के रोटी तो फेंक ही देगा। है ना। तो वहां पे वो सरेंडर, उस तरह का उसका सरेंडर नहीं था। उसने कहा कि आपने जो हमसे वादे करे वो हमारे पूरे होने चाहिए, हमें ये सब चीजें क्लियर चाहिए। तो एक चीज बताइए, जब आप सरकार से आप परेशान हैं तो जरूरी है कि आप हत्या उठाएं। और भी ऐसे कितने आंदोलन हैं, जैसे कि आप किसान आंदोलन इसमें आप जोड़ सकते हैं। किसानों ने हत्या तो नहीं उठाई, उन्होंने पे चक्का जाम किया और एक जगह बैठ गए। ठीक है, मगर यहाँ पे आप प्रशासन को बंदूक दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो तो ये समझेगी कि भैया मारना चाहता है। चाहे आप बेशक आप सरेंडर कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर भी तो ये भावना आएगी कि आज छूट जाएगा, कल को कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी हथियार उठा लेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, एक तरीके से देखा जाए तो।
नहीं, इसको कैसे गलत कह रहे हैं हम कि जैसे उसने हथियार उठाया दिखाया दिखाया नहीं। Surrender मेरा करके मैन कोर्ट क्या कहती मैन क्या कह रहा है, देखिए आपने हम सरकार से कोई बात रख रहे हैं और सरकार वो बात नहीं माननी है, ठीक है, या तो हम जन सैलाब को एक साथ लेके आए, सरकार के सामने जाएं कि हमारे इतने लोग हैं, इतने लोग मरने की कगार पर हैं या इनके मकान डूब जाएंगे। एक तो सीधा सीधा एक तरीका ही है। दूसरा है हथियार लेकर, जैसे कि अभी भरत ने हथियार उठाए हैं, ऐसे ही किसी और ने भी हथियार उठा लिए तो ये तो विद्रोह हो जाएगा, ये तो बड़े स्तर पे हो जाएगा, हिंसा हिंसा मतलब फैल जाएगी हर जगह। और जब हिंसा फैल जाएगी तो आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये तो ये शांति से फिर होगा नहीं, फिर तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा ना इसमें। हथियार जो उठाए जाते हैं हाँ। इस देश में क्रिमिनल ज्यादा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, ठीक है, तो उनको सजा मिलती है ना। नहीं, क्रिमिनल संसद में बैठते हैं। अच्छा, तो देखा होगा भाई कुलदीप सिंह सेंगर ने हाँ खुलेआम उन्नाव के अंदर सारे परिवार को मरवा दिया। हाँ, कहाँ है? विधानसभा के इर्द गिर्द ही तो घूम रहा है, कहीं अलग थोड़ी गया है। ऐसी कई घटनाएं, कई कई लोग हैं ऐसे जो इन षड्यंत्रों में पाए जाते हैं। और बंगाल आप देख रहे हो, बंगाल में भी यही घटना चालू है। और आप देखेंगे कि हथियार का मामला ये 2023 में जो मॉब लिंचिंग करी गई केरल के जो व्यक्ति के साथ में मुस्लिम थे, हाँ उनके गर्दन में तलवार वो त्रिशूल घुसेड़ना है, मारना पीटना, उसका सर इलेक्ट्रिक बोर्ड पे मार देना, तो ये तो ऑलरेडी हिंसा थी। और देखो, हिंसा और क्रांतिकारिता भावनाओं में दोनों में आपको अंतर रखना पड़ेगा। अच्छा, क्रांतिकारी अपने अपने लिए कभी हथियार नहीं उठा रहा होता है। अच्छा, वो अपनी आवाज को सुनाने के लिए हथियार उठा रहा होता है। क्योंकि गांव देहात के बारे में अगर जानोगे आप तो लोग पुलिस को देख के तो सबसे पहले साइड हो जाते हैं चौराहों से कि हाँ, कहीं हमें पकड़ना, कभी हमें ना पकड़ रहे हैं, कभी ठाके इधर कोई ले जाए परेशान करे। वो तो पहले डरते हैं। गांव के देहात की तो स्थिति इतनी खराब है, तो आप उसको पुलिस के सामने सरेंडर करने को या लड़ाई विद्रोह करने के लिए बोलेंगे तो करेगा क्या वो? तो भारत ने कोशिश करी भाई, कई जगह ज्ञापन दिए, यात्राएं करी, जब नहीं हो पाया कुछ भी तो मायूस होकर उसने कहा कि चलो अंतिम छोरी पूरा कर देते हैं इस बात को लेकर। आज बात सुन रहे हैं ना, पूरा देश सुन रहा है। और ये इस देश की सबसे बड़ी मजबूरी मानो या ये इसका समर्पण इस तरह से मान सकते हो कि हमेशा ये ज्यादा त्याग मांगता है। भगत सिंह जब फांसी पे लटक गए तब क्रांति हो गई, है ना। और उधर से कुछ शांति प्रिय लोग थे तो उन्होंने ठाके भाई अंग्रेजों को समझ में आ गया तो प्यार से चले गए यहाँ से। अब ये आ गया तो यहाँ पे आपका मकसद किसी की हत्या करना नहीं है, हथियार उठाना। अच्छा, हथियार उठाना कोई मकसद नहीं है। अगर उसका मकसद था हथियार उठा करके गोली मारने का तो उसके सामने थे SHO तो गोली मार के ढेर करता। ये तो नहीं करा ना उसने। भाई फायरिंग तभी हो जाती और अंत में भी उसको सरेंडर करके मरना ही था, वैसे ही मर जाता। वो तो वैसे ही मर जाता, सामने लड़के मरता। पर उसका मकसद कभी भी हत्या करना नहीं था। वो खाली अपनी बात को मनवाने के लिए बता रहा था कि ये भी एक रास्ता है कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे सुनोगे मेरी बात। तो आपको दोनों के मकसदों में के बीच में अंतर करना पड़ेगा। ठीक, काशीराम जी ने एक बार इसी पे अपनी बात रखते हुए कहा लोकसभा के अंदर कि हमने बैलेट से वोट तो ले लिया है पर हमें बुलेट की तैयारी रखनी है। अब वो बुलेट कौन सी थी? वो तो बंदूक की बुलेट की बात कर रहे हैं, है ना। बैलेट से तो हम चुनाव जीतेंगे पर हमें बुलेट की तैयारी रखनी है। तो अब आपका क्या कहेंगे? काशीराम जी हिंसक आदमी थे भाई। वो जानते थे कि लोगों को गांव देहात में वोट डालना कितना मुश्किल है। हथियार अगर आपके पास नहीं है, आप दिखाएंगे नहीं, सामने वाला डरेगा नहीं आपसे। वहीं हथियार होगा तो लोग डरेंगे। तो सारा प्रकरण जितना भी है, आप जितनी बातों को इस
तौल मोल के देखेंगे तो क्रांतिकारी भाव में उठाया गया हथियार कभी भी खून नहीं बहाता। अच्छा। कभी भी बहुत, वो तो ये है कि कोई बड़ी हिंसा में हो जाए तो उसका लक्ष्य तब भी अंतिम ये नहीं रहेगा कि आपकी हत्या कर देंगे। अच्छा। वो अपनी बात को दिखा रहा होता है। यही बात तो भगत सिंह ने कहा कि जो हमने बम फेंके थे उसमें कुछ विस्फोटक वैसा था ही नहीं कि जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। तो धमाके के लिए था कि बहरों को सुना सके। तो ऐसे ही होता है ये तो। और ये उन्होंने पढ़ा था रशिया के एक बड़े क्रांतिकारी उसमें, तो जैसा वैसा उन्होंने यहाँ करके दिखाया। तभी तो सुनने लगे भगत सिंह के पर्चे। कोई सुनता नहीं था तो उस समय जब बम फेंका वो जो पर्चे उड़ाए वो पर्चे छप गए बड़े बड़े अखबारों में। अच्छा। तब लोग समझने लगे भगत सिंह भी कोई है। तब उनको पता लगा। तो वही चीज आपको यहाँ देखने में मिलती है। अब आप लगाओ कि सांडास की हत्या कैसे करी। भाई हत्या तो ये था ना कि उन्होंने एक वरिष्ठ लीडर लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया था। हाँ। तो अब आप देखो कितना प्लस पॉइंट है। लाला लाजपत राय अलग लीडर है, अलग पार्टी के लीडर। हाँ। भगत सिंह की टीम पूरी इनके समर्थन में थी। हाँ। कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उस समय कमीशन वो आया था, साइमन कमीशन उन्होंने लागू करा था। तो अंग्रेजों ने तो वो बाहर से सारे लोग आ रहे थे कि वो जनगणना करेंगे, सब करेंगे, चेक करने के लिए नहीं कि भाई हमारे लोग हम अपने हिसाब से तय करेंगे। लाला लाजपत राय उस लाठीबाजी में मर गए। बदला लेना था क्योंकि भाई आपके लिए बड़ी संकट की घड़ी है कि विदेशी ताकतों के लोग आपको मार रहे हैं। मर गया आपका एक आदमी, अब आप पे थू हो रही है। सारा का सारा भारत के अंदर एकदम सन्नाटा बरस गया। हाँ। पर जब संडास मरा तो लोगों के अंदर ऊर्जा आ गई। अच्छा। है ना। तो वो तय करता है कि आपको कहाँ लड़ाई लड़नी है, कहाँ बात सुनानी है। ये हमेशा जरूरी नहीं है। लोगों के अंदर एक गलत तरह की भावना पैदा करा गई कि नक्सल जो लोग हैं तो आतंकवादी टाइप से उनको ट्रीट करते हैं। जैसे लोग ये सब। अब भारत तिवारी है तो उसको देख रहे हैं कि नहीं उसने हथियार लहरा दिया, उसने फायर कर दी। 2 साल से संघर्ष कर रहा है, क्यों नहीं देख पा रहे। तो इस बात को कह रहा है कि 2 साल से लोग भी देख रहे हैं, वहां के लोग भी इस बात को जगह जगह के अलग अलग वीडियो में जो आ रहा है कि भाई 2 साल से लगातार लड़का लगा हुआ मेहनत कर रहा था, कोई सुनने को राजी नहीं तो फिर क्या करेगा। तो मेरा कहना इतना है कि आप एक पहलू पे ना देखें उसको, कोई भी हो। भाई ठीक है उसको तिवारी होने का बड़ा वो मिल सकता है। हाँ। पर आप खाली तिवारी बोल करके जिस लड़ाई को लड़ रहा है असल में वो लोकतांत्रिक लड़ाई है, वो संवैधानिक लड़ाई, वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। तो करप्शन की लड़ाई में आपका सहयोग हो जाए तो उससे दिक्कत ही क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब पर हाँ पूरा स्टेट चाहता है कि आप उसको जाति में देखो और हमारे खिलाफ बगावत मत करो, उसको हम वहीं दबा देंगे क्योंकि वो फिर क्षणिक हो जाएगा। जैसी वो छोटा हो जाएगा और छोटा क्षणिक हो जाएगा तो जल्दी गायब हो जाएगा। आप उसको अब लोग क्या कर रहे हैं कि उसको चंद्रशेखर के, भगत सिंह के दौर का वो दिखा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर जो नहीं भी जानता है वो जानना चाहता है ना। करप्शन गांव के अंदर बड़े स्तर पे जो सरकारी महकमा वो करता है, जैसे कि जमीन हड़प लेना, बिना बने पानी का, लोगों के घर पे जाके नोटिस चिपका देना बेफजूल के। ठीक है, जो सालों से रह रहे हो उस जमीन को अवैध घोषित कर देना। ठीक, पानी नदी के किनारे जितनी जमीन है जहाँ कटान होता है वहाँ कटान होता जा रहा है, जमीन धंसती जा रही है, उसका कोई मुआवजा ना देना। ठीक, और जैसे बलिया में नगरा है उसके बगल में नदी है तो वहां अगर बाढ़ आ गई तो लोग बेचारे अपने घर बार छोड़ के सड़कों पर पड़े हैं, उनके लिए कोई सहायता मुहैया नहीं कराना। तो ये है कि उसने उस पीड़ा को देखा, समझा, सहा
तो उसने कहा कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, और सारे लोग लड़ने नहीं आते हैं, ये ऐसी हिम्मती लोग बहुत कम पैदा होते हैं, और उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और जो उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि अगर आप भारत के संविधान को मानते हो, वो पुलिस वाला जिस संविधान की शपथ लेके बना होगा, एसएचओ बना होगा, एसपी बना होगा, वो सब भारतीय संविधान की शपथ लेके बने, वहां के नेता शपथ लेके बने हैं, ठीक है। तो शपथ तो ये कहती है कि किसी आदमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो अब आप उसकी अगली कड़ी, लोकतांत्रिक का जो पिलर है, वो अगली कड़ी है कि आप जाके न्यायपालिका के तहत आप उसको ले जाओगे सीधा सीधा कि ये कोर्ट है, ये इसका जुर्म है, ये जुर्म इसने करा है। अब जज साहब तय करेंगे कि इसके जुर्म में वो अपना पक्ष रखेगा, जज अपना पक्ष बताएगा, ठीक है। उसके काउंटर के लिए सरकारी वकील होगा। तो ये जब चलेगा तब असली व्यक्ति का विचार खुल के आएगा कि असली व्यक्ति करना क्या चाहता था। पर उस मामले तक तो पहुंचने नहीं दिया। पुलिस ने कहा ठोको और अपने आप को फ्री रखो, पर सस्पेंड हो गए सारे। हाँ, सस्पेंड हो गए, सारे सस्पेंड हो चुके हैं। तो मुझे यह भी लगता है कि ये उन पुलिस वालों का निजी मामला नहीं रहा होगा, ऊपरी दबाव से आ गया होगा कि प्रेशर, क्योंकि भाई नौकरी भी गई, हाँ, है ना, और ये भी कर लिया। पर बड़े स्तर पे पुलिस वालों को ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे होते हैं वो मानवीय भावना को रखते हुए करें, ताकि, क्योंकि जो भी गाज गिरेगी उसमें वो नहीं थी, वो तो गया चिंगारी लगा के, पर उसकी आग में आप जल जाओगे। उसकी आग इतनी भयानक होगी कि आपने उसके उस भाव को, विचार को नहीं समझा जो देश हित में था, जो देश को प्रेरित कर रहा था, जो चाहता था इस देश में एक ऐसा लोकतंत्र हो, एक ऐसा प्रशासनिक मामला हो जहां करप्शन ना हो, है ना, जहां लोगों की मदद की जाए। जिस तरह के दुनिया भर के विभाग है, नागरिक विकास, ऐसे कर करके दुनिया भर के, तो इन कार्यालयों का कुछ काम हो। ये ऐसा नहीं कि फ्री फंड में पड़े हैं और अपनी बस मनमानी जमीन कब्जाना, मनमाना पैसा कब्जाना, वही कर लेना, है ना। तो ये तो सरगना बन गए हैं, डाक असली दादागिरी हो गई तरीके से। इसलिए एक बड़े उसने सही कहा कि असली डकैत तो संसद में मिलते हैं, बाहर तो निर्दोष मारे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों। जैसे कि अजय जी ने अपनी जो विचार हैं वो रखे हैं, क्या लगता है आपको भरत एनकाउंटर जो हुआ है वो सही है या गलत? इसके दोनों पक्षों को आप जरूर देखें, और उस बारीकी जो है, वो जो एक बारीकी तार है, उसे जरूर समझें, जिससे ये पता चल सके कि एनकाउंटर सही है या गलत। अपने विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने विचार जरूर रखें। और आपको लगता है कि हमने जो चर्चा की है वो सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।